हाय फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 41 क्या बात करता है। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी कोई सेल कर रहा है, बेच कर रहा है, तो कौन करता है? ओनर करता है। कौन करता है? ओनर करता है। ओनर कौन होता है? जिसके पास टाइटल डीड होती है प्रॉपर्टी की। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है? क्या ये भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? तो आज इसी की हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट की भी बात करते हैं कि क्या ओनर के अलावा कोई और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, या अगर उसने ट्रांसफर किया तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, क्या वो ट्रांसफर वैलिड होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ओनर कौन होता है मैंने बता दिया आपको। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने आप को दिखाता है। जैसे मान लीजिए ये एक मकान है, ठीक है। इस मकान, इसका रियल ओनर कौन है? इसका रियल ओनर ए है, और इसका ऑस्टेंसिबल ओनर जो है वो बी है। पूरी डीलिंग प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? बी करता है। अगर बाहर से कोई तीसरा व्यक्ति देखता है तो इस मकान का टाइटल डीड किसके पास है? ए के पास है। लेकिन बाहर से अगर कोई थर्ड पर्सन देखता है तो उसको क्या लगता है कि इस घर का ओनर कौन है? बी है। और वो अपने आप को इस प्रकार से मतलब अपीयर भी करता है कि वो मतलब बाकी लोगों को लगे कि वही जो है रियल ओनर है या ऑस्टेंसिबल ओनर है। तो प्रॉपर्टी बेचने का राइट किसको है? इसको है। जब ये अपना राइट इसको दे देता है, इसको दे देता मतलब जैसे आप ये देखेंगे कि ये मतलब ये प्रोविजन जो सेक्शन 41 का था, ये बेनामी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन को डील करता था। अब बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट जो प्रोविजन एक्ट 1988 का आया है, उसके बाद इस सेक्शन में मॉडिफाई हो गया है। अब क्या हो गया? बेनामी ट्रांजेक्शन के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजेक्शन में आप जानते हैं कि जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम खरीदता हूँ, पैसा सब मैं देता हूँ, और प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेता हूँ? नौकर के नाम पे। वो बाकी कागज में नाम भी सब उसी के है, लेकिन पेमेंट किसने किया है? मैंने किया है। तो रियल ओनर कौन है? मैं हूँ। और वो केवल एक ऑस्टेंसिबल ओनर है जो मेरा सर्वेंट है। तो लेकिन हमारा जो बेनामी एंड प्रोविजन एक्ट 1988 का आया है, तो वो कहता है कि जिसके नाम प्रॉपर्टी है वही रियल ओनर है। समझ में आई बात? तो जिसके नाम प्रॉपर्टी है, रियल ओनर कौन है? वही है। तो यहाँ पे ये बात की गई कि जैसे अगर ये प्रॉपर्टी को बेच देता है तो जो ट्रांसफरी होता है ये उसको प्रोटेक्शन देता है। बाद में ए उसको जो है जाकर के चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। चलिए, अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो ले लीजिए, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं बेयर एक्ट ले लेता हूं। देखिए सेक्शन 41 क्या बोलता है। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर एनी, नहीं माफ करिए 42 है। 41 वेयर द कंसेंट express or implied of the person interested in the immovable property, a person is the ostensible owner of such property। कंसेंट की बात की गई है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बोलकर, लिखकर, जैसे भी। इम्प्लाइड मतलब आपके सामने वो प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, आप देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो इम्प्लाइड तरीके से हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाइड नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो भी लैंड है, मकान है, ये सारी चीजें। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फैन है, या ये मार्कर है, या कोई बाइक है, ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये किसकी बात करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मतलब इसने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट इसको दी हो प्रॉपर्टी को डील करने के लिए या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, इसको इसने मतलब पावर दी हो। A person is the ostensible owner of such property and transfer the same for consideration। यहाँ कंसिडरेशन की बात की गई है, मतलब ये अगर किसी को ट्रांसफर कर देगा, जैसे ये सी है, अगर ये सी को ट्रांसफर कर देता है, कैसे करेगा ट्रांसफर? यहाँ कंसिडरेशन की बात की गई। गिफ्ट नहीं कर सकता, गिफ्ट करेगा तो इस सेक्शन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बाद में फिर ये जाकर के चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पे या तो लीज करेगा, या मॉर्गेज करेगा, या सेल डीड करेगा, मतलब पैसा लेगा। घर बेचे, घर उसको देगा तो पैसे लेगा। उसके बाद कंसिडरेशन, द ट्रांसफर शैल नॉट बी वाइडेबल। ट्रांसफर मतलब जो ये कर देगा वो वाइडेबल नहीं होगा। वाइडेबल क्या होता है? जिसको अगर चैलेंज नहीं किया जाता है
तो वो तो फिर सही होगा, लेकिन अगर चैलेंज कर दिया जाए तो बाद में फिर वो निरस्त हो जाता है, तो ये वाइडेबल नहीं होगा, बाद में इसको चैलेंज नहीं कर सकता। किस ग्राउंड पे? द ट्रांसफर वाज नॉट अथोराइज टू मेक इट, मतलब इसके पास अथॉरिटी नहीं थी इसको ट्रांसफर करने के लिए। कभी कभी लोग इस सेक्शन का, जैसे मान लीजिए पहले इसने ए ने इसको बेच दिया, पैसे ले लिया, बाद में ए जाकर के बोल दे कि नहीं ये तो ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं है, हम ये प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं हूँ। तो ये सेलर का मतलब जो परचेजर होता है इसको प्रोटेक्ट करता है ये सेक्शन 41। बाद में यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर द टेकिंग रीजनेबल केयर टू असरटेन द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफर हैज एक्टेड इन गुड फेथ। यहाँ दो चीज की बात की गई है। इसकी ड्यूटी बनेगी, जो घर को खरीदना चाह रहा है, घर को जो परचेज करना चाह रहा है, उसकी एक ड्यूटी है कि वो एक रीजनेबल केयर, उसको पता करे कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है। गुड फेथ में उसने खरीदा हो। गुड फेथ का मतलब इसको ये नहीं पता हो कि ये प्रॉपर्टी का रियल ओनर ये है, जबकि रियल ओनर कौन है, इसको ये पूरी तरीके से लगा हो इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है, बी है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका रियल ओनर ये है। गुड फेथ में खरीदा हो। अगर ये जान रहा है कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर ये है, ये नहीं, फिर खरीदता है, तब इस सेक्शन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो गुड फेथ का मतलब इसको ये नहीं पता है कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर ये है, जबकि इसको लगा कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर बी है, गलत इंटेंशन से ना खरीदा हो। दूसरा है, क्या कहता है कि उसने एक रीजनेबल केयर पता करने की कोशिश की हो। क्या? जैसे आप देखते हैं कि किसी प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड जैसे होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कभी कभी गलती से भी नाम वहां पे मिस्टेक बस किसी और का हो जाता है, तो आपने पता किया कि मान लो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम दिखा रहा है, आपने सर्टेन किया, आपने बोल दिया कि हमने रीजनेबल केयर पता किया था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसी का नाम था, मैंने खरीद लिया। तो वहां पे प्रीवी काउंसिल एक जजमेंट में कहा था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस का 12 साल का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में आप जो है चेक करिए, पता करिए उस प्रॉपर्टी किसके नाम पे है 12 साल के रिकॉर्ड में, तब वहां पे ये कहा जाएगा कि आपने रीजनेबल केयर या मतलब आपने पता करने की कोशिश की, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की, तब वहां पे ए जो है इसके, फिर इसी को जो है मतलब इसको दो काम करना होगा, एक तो गुड फेथ वाला काम करना होगा और दूसरा इसको असरटेन करना होगा प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है। वो कैसे पता चलेगा? 12 साल का जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस का रिकॉर्ड होगा उस पर इसको चेक करना होगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उस केस का नाम है राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन। ये 1872 का जजमेंट है। इसी सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया था राम कुमार कुंडू में। ये मतलब इस सेक्शन का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था इसी जजमेंट से हुआ था। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर। एक व्यक्ति था, मान लीजिए इसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर, और इसकी एक मिस्ट्रेस थी या प्रेमिका थी, जो भी कह सकते हैं, उसका नाम था बुन्नू बीबी। बुन्नू बीबी। बुन्नू बीबी। अलेक्जेंडर था एक व्यक्ति, इसकी मिस्ट्रेस थी बुन्नू बीबी। इसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, इस अलेक्जेंडर ने बुन्नू बीबी के नाम से, जो उसकी मिस्ट्रेस थी उसके नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी। तो उसके नाम से जब एक प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब पेमेंट सब इसने लगाया था, नाम किसका था? बुन्नी बीबी का। प्रॉपर्टी का देख रेख कौन करता था? ये बेनामी ट्रांजेक्शन था। तो प्रॉपर्टी की देख रेख सारा चीज, मतलब उसको रेंट पे देना या जो भी सारी चीजें थी, डीलिंग कौन करता था? बुन्नी बीबी करती थी। तो बुन्नू बीबी के दो बच्चे थे, उसमें से एक बच्ची थी जिसका नाम था मैक्वीन। इसने क्या किया, बुन्नू बीबी ने उस प्रॉपर्टी की सेल डीड कर दी, प्रॉपर्टी को बेच दिया। किसको बेच दिया? एक रामधोनी नाम के व्यक्ति थे, एक सेकंड नाम देख लेते हैं। रामधोनी। किसको बेच दिया? रामधोनी नाम के व्यक्ति को।
रामधोने, पुन्नू बीबी ने प्रॉपर्टी को किसको बेच दिया? रामधोने नाम के व्यक्ति को बेच दिया। अब बाद में जो है मैक्वीन ने इसको चैलेंज कर दिया, इस सेल डीड को। क्यों चैलेंज कर दिया? मैक्वीन ने ये कहा कि हमारे पिता जो थे अलेक्जेंडर थे, उन्होंने हमको इस प्रॉपर्टी को विल किया था। विल जानते हैं ना कि जैसे कोई प्रॉपर्टी जब विल करता है तो मरने के बाद अप्लाई होती है, आदमी के डेथ के बाद अप्लाई होती है। इसके जो इसने सेल डीड बनाई थी, इसके लाइफ टाइम ही बनाई थी, मतलब जब अलेक्जेंडर जिंदा था तभी इसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था। बाद में जो है मैक्वीन ने चैलेंज कर दिया इस सेल डीड को कि हमारे पिता ने इस प्रॉपर्टी का विल हमें किया था, तो चूंकि जो बुन्नू बीबी थी वो रियल ओनर नहीं थी, रियल ओनर कौन था? अलेक्जेंडर था, तो ये सेल डीड जो है वैलिड नहीं है। ये जो राम कुमार कुंडू हैं, ये रामधोने के क्या है? पुत्र हैं, ये इनके पिता हैं। राम कुमार कुंडू के पिता कौन है? रामधोने। तो बाद में केस चला कलकत्ता हाई कोर्ट में, कलकत्ता का केस था ये, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चला। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, बोला कि हाँ उसका रियल ओनर कौन था? अलेक्जेंडर थे, रियल ओनर उसकी बन्नू बीबी नहीं थी। तो जो डिसीजन दिया उसके किसके फेवर में दिया? मैक्वीन के फेवर में दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मैक्वीन के फेवर में दे दिया और बोला प्रॉपर्टी आपको जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? रामकुमार कुंडू जो है अपील में चले गए। कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल ने क्या किया? कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया, ओवर रूल कर दिया। उसने कहा कि देखिए, भले रियल ओनर आप थे, अलेक्जेंडर थे रियल ओनर, लेकिन उन्होंने बुन्नू बीबी क्या थी? एक ऑस्टेंसिबल ओनर थी। इसी सेक्शन की बात करता, ऑस्टेंसिबल ओनर थी। पूरी प्रॉपर्टी की डीलिंग कौन देखता था? बुन्नू बीबी देखती थी। और पूरा मैनेजमेंट और इनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और इन्होंने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से कंसेंट भी दिया था। अब ये अलेक्जेंडर मतलब अलेक्जेंडर या उसके जो लीगल एयर हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते इस सेल डीड को कि ये सेल डीड वैलिड नहीं है। बाद में जो प्रिवी काउंसिल था वो जजमेंट को पलट दिया था, वो राम कुमार कुंडू के फेवर में जजमेंट दिया था, बोला ये प्रॉपर्टी जो है राम कुमार कुंडू की ही रहेगी। तो ओवरऑल ये था आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 41 का। फिर भी आपका इस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।